तो दोस्तों एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जीके में। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नई क्लास जो कि NCERT के क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का पार्ट 1 है। इस वीडियो को हम 2 भागों में बांट दिए हैं, यानी कि 2 पार्ट्स में इस वीडियो को डालूंगा मैं, क्योंकि यदि एक ही पार्ट में इस वीडियो को डालता तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता, तो आप लोगों के लिए वह काफ़ी उबाऊ भी हो जाता और चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो उसे अपलोड करने में भी बहुत समस्या आती है। इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आज का हमारा जो चैप्टर है वह है ग्लोब, अक्षांश और तथा देशांतर। ग्लोब, आज हम इसमें मुख्य रूप से ग्लोब के बारे में आप जानते ही हैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने ज़रूर ग्लोब को देखा होगा कि ग्लोब किस प्रकार से एक पृथ्वी का एक आकृति होता है, एक मॉडल होता है, बहुत जगह यह उपस्थित होता है। आप लोगों ने इसके बारे में जानते ही होंगे, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। अक्षांश जो होता है इसे अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहा जाता है और देशांतर जिसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। इस चैप्टर को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह भूगोल का एक ऐसा चैप्टर है जो पढ़ने में तो मतलब समझ में आ जाता है और आप लोग रट के आगे निकल जाते हैं, लेकिन यदि बिना समझे इस चैप्टर को यदि आप पढ़ते हैं तो समस्या ये आती है कि बस कुछ ही दिनों के बाद इस चैप्टर को आप भूल जाते हैं और दोबारा इस चीज़ को पढ़ना पड़ता है। इसलिए यदि आप समझ के पढ़ेंगे कि चीज़ों को कैसे निर्धारित किया गया है, यानी कि इस ग्लोब पे जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं निर्धारित की गई हैं, जो बनाई गई हैं, जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, यदि आप उसे एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको जीवन भर वह चीज़ें याद रहेंगी। इसीलिए मैं इस चैप्टर को 2 भाग में लेकर आया हूँ। इस भाग में मुख्य रूप से हम अक्षांश के बारे में बात करेंगे और अगले पार्ट में हम इसमें देशांतर के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो देखिए, सबसे पहले तो हम ग्लोब के बारे में जान लेते हैं। ये एक ग्लोब की संरचना है जो बस ऐसे ही बना दी गई है। तो आपने ग्लोब तो देखा ही होगा। ग्लोब सामान्य रूप से जो हमारी पृथ्वी है उसी की आकृति में, मतलब उसके छोटे से आकृति को बनाया गया है, एक मॉडल तैयार किया गया है ताकि हम पृथ्वी के बारे में जान सकें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पृथ्वी बहुत विशाल है और संपूर्ण पृथ्वी को एक बार में देख पाना काफ़ी मुश्किल है, और ख़ासकर इस पृथ्वी से। और यदि हम पृथ्वी को पढ़ना चाहते हैं तो इसी के सहायता के लिए यहाँ पे ग्लोब का एक विकास किया गया। जो वैज्ञानिक थे हमारे, जो खगोलवेत्ता थे, वो उन सभी लोगों ने मिलकर एक ग्लोब का एक निर्माण किया, जो कि आप एक मॉडल कह सकते हैं, यानी कि पृथ्वी का एक मॉडल ही आप मान सकते हैं। और इस ग्लोब पे तमाम चीज़ें दर्शाई रहती हैं, जैसे कि महाद्वीप हो गए और देश हो गए, जो देश की आकृति होती है, और जो महासागर होते हैं, यह सभी की सभी आप स्पष्ट रूप से इस ग्लोब में देख सकते हैं। यानी कि जैसे पृथ्वी पे जहाँ जहाँ जैसी चीज़ें उपलब्ध हैं वैसी ही चीज़ें इस ग्लोब पे, वो सभी चीज़ें इस पे दर्शाई रहती हैं। तो यदि हम ग्लोब के बारे में बात करें तो ग्लोब का आकार गोल होता है। अब पूरी तरह से गोल नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो पृथ्वी का आकार है वो भी पूरी तरह से गोल नहीं है। वह अपने ध्रुवों पे, यानी कि अपने अक्षों पे यह थोड़ी सी चिपटी नज़र आती है, थोड़ा सा वहाँ पे दबा हुआ है, और ये बीच का भाग जो है वहाँ पे उभार थोड़ा सा देखने को मिलता है। यदि यहाँ पे देखिए एक बॉल है मेरे पास, यदि हम इसे मान लें कि यह हमारी पृथ्वी है, या फिर आप इसे मान लीजिए कि यह एक ग्लोब है, और ग्लोब पे जैसा कि आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे अक्ष होते हैं, 2 कील लगे रहते हैं पृथ्वी पे, और इसमें आप बिल्कुल देखेंगे सीधे नहीं रहता है। बिल्कुल ये जो अक्ष होंगे बिल्कुल सीधे नहीं रहेंगे, बल्कि ये अक्ष हल्के से लगभग यह ऐसे कुछ कोण पे ऐसे झुके रहते हैं। ये कुछ इस प्रकार का होता है शेप। और यदि हमारे पृथ्वी के शेप की बात करें तो यह ध्रुवों पे हल्की सी दबी रहती है। जैसे मैं इस बॉल को दबा रहा हूँ और यहाँ पे आप दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, ऐसे ही हमारी पृथ्वी दोनों ध्रुवों पे थोड़ी सी दबी हुई रहती है। तो ये तो हो गया हमारे पृथ्वी के आकार के बारे में, और इसे हम अक्ष कहते हैं, यानी कि इन दोनों सिरों को अक्ष कहा जाता है। असल में यदि वास्तविक पृथ्वी को आप देखेंगे तो अक्ष सामान्य रूप से वह स्थान होता है जहाँ से पृथ्वी अपने चारों तरफ घूमती है, ऐसे यानी कि ऐसे भ्रमण करती है और गोल गोल घूमती रहती है, और जिसके कारण हमारे पृथ्वी पे दिन और रात होता है। तो इसी अपने अक्ष पे पृथ्वी के घूमने के कारण ही वह दिन और रात यहाँ पे संभव हो पाता है। तो ये जो अक्ष है यह इसी को दर्शाता है। और यदि हम बात करें इसमें दिशा के बारे में, तो आपको पता है कि आपने पढ़ा भी होगा कि 2 पोल हैं यहाँ पे। एक जो ऊपर वाला सिरा होता है इसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो नीचे वाला जो सिरा होता है, ये वाला जो हिस्सा है पूरा, इसे हम
साउथ पोल कहते हैं, यानी कि यह उत्तर दिशा है और यह दक्षिण दिशा है। अब चूंकि यह उत्तर है और यह दक्षिण है, तो सामान्य अवस्था में इधर का जो ये दिशा पूरा होगा ये आपका ईस्ट हो जाएगा, यानी कि पूरब हो जाएगा, और इधर का जो दिशा हो जाएगा वो पश्चिम हो जाएगा। यदि यहाँ पे मैं ऐसे बनाऊँ, दिशा को बनाऊँ ऐसे, तो ये दिशा कुछ इस प्रकार से ग्लोब पे होता है, या फिर हमारे पृथ्वी के झुकाव के हिसाब से दिशा कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे साउथ हो जाएगा, साउथ नहीं, ऊपर की तरफ यहाँ पे नॉर्थ रहेगा और नीचे साउथ होगा, और इस साइड दाहिनी ओर ईस्ट, और बाईं ओर ऊपर की ओर जो होगा वह वेस्ट यानी कि पश्चिम होगा। कुछ इस प्रकार से आप लोग को दिखाई देता है। और ये ग्लोब जो होता है वह स्वतंत्र होता है चारों तरफ घूमने के लिए अपने अक्ष पे, यानी कि ये जो कील लगाया जाता है, यह कील मुख्य रूप से इसीलिए लगाया जाता है ताकि आप, जैसे पृथ्वी हमारी अक्ष पे घूमती है वैसे ही आप इसे भी घुमा सकें। सामान्य तौर पे यदि हम इस चीज़ की बात करें कि हमारी पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, तो आप लोग को पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वह वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि सूर्य यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मान लीजिए कि एक काल्पनिक सूर्य हम बना दे रहे हैं और इसका प्रकाश पृथ्वी पे आ रहा है, तो हमारी पृथ्वी जो घूमती है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यानी कि इस दिशा से इस दिशा की ओर जाएगी। यानी कि जब आप अपनी उंगली रख के इस पे ग्लोब पे इधर रख के आप धीरे धीरे इधर घुमाएंगे, तो वही वास्तविक जो अक्ष पे जो इसका घूमना होता है पृथ्वी का, वही दर्शाएगा यहाँ पे। यदि हम इस बॉल से इसको समझने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि ये जो दो अक्ष हैं, ये दो अक्ष आपको यहाँ पे उत्तर और दक्षिणी अक्ष आपको दिखाई देगा, और यह पश्चिम से पूरब की ओर, जैसा कि मैंने बताया है कि इधर इस साइड ईस्ट होता है, इस साइड ईस्ट है और इस साइड वेस्ट है, यानी कि इधर वेस्ट होगा। और आप उंगली जब वेस्ट की तरफ रख के, क्योंकि वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, जब इधर उंगली रख के घुमाएंगे तो यही वास्तविक यहाँ पे इसका भ्रमण आप लोग को दिखाई देगा। इसका वास्तविक जो घूमना होगा वो आपका पृथ्वी का दिखाई देगा। तो जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, आप लोग ये सुनते भी होंगे कि जो उगते सूरज का जो देश कहा जाता है वह जापान कहा जाता है। तो जापान आप देखेंगे सबसे पूरब यहाँ पे स्थित है, और सूर्य का प्रकाश जब इधर से पड़ता है और ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, तो सबसे पहले जापान से होते हुए धीरे धीरे आते हुए यहाँ पे भारत पे इसकी रोशनी पड़ती है सबसे पहले, यानी कि जापान पे सबसे पहले सुबह होता है, फिर धीरे धीरे अब भारत की तरफ सवेरा होगा, फिर पाकिस्तान से होते हुए यह इंग्लैंड और उधर से होते हुए पश्चिम की तरफ जाता है। यानी कि यह पश्चिम से पूरब की तरफ जब घूमेगा अपने अक्ष पे, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। तो ये आपने समझ लिया कि कैसे पृथ्वी घूमती है। ये ग्लोब की एक संरचना थी। ग्लोब सामान्य रूप से आप लोग हर जगह देख पाएंगे। अब चूंकि ग्लोब का मुख्य रूप से प्रयोग तो क्लासरूम में होना चाहिए था, जहाँ पे भूगोल के अंतर्गत ऐसे चैप्टर्स को आसानी से पढ़ सकें, लेकिन ग्लोब इतना ज़्यादा, मतलब ग्लोब आप देखेंगे तो बहुत देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये ब्लू कलर का लगभग होता है, क्योंकि सभी ग्लोब लगभग ब्लू कलर के होते हैं, क्योंकि पृथ्वी के रंग, जैसे कि आप लोग जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे तो ब्लू दिखाई देता है, नीला ही दिखाई देता है पानी की उपलब्धता के कारण, इसलिए ग्लोब को भी लगभग नीला ही बनाया जाता है। तो ग्लोब देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और ग्लोब आपको मार्केट में बहुत सारे प्रकार इसके मिल जाएंगे, जैसे कि कुछ बहुत बड़े ग्लोब होते हैं जिस पे आप आसानी से बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी ग्लोब होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं जिसे आप अपने पॉकेट में रखे घूम सकते हैं, या फिर बैलून के रूप में भी कुछ ग्लोब होते हैं जिसमें आप हवा भर कर उसे एक ग्लोब का रूप देख सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे ग्लोब का आप देखेंगे, और सामान्य तौर पर तो क्लासरूम में या फिर अध्ययन के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन सामान्य तौर पे आप ऐसे कार्यालयों में भी ग्लोब देखेंगे जहाँ पे मतलब शिक्षण से उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनके जो कार्यालयों में जो बॉस के, मतलब जो वहाँ के जो बॉस होते हैं, उनके टेबल पे आप मुख्य रूप से देखेंगे तो वहाँ पे आपको ग्लोब दिखाई देंगे, क्योंकि वो काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में। तो ये हो गया हमारे ग्लोब के बारे में। अब हम बात करते हैं विषुवत वृत्त के बारे में, और हम साथ में ही बात करेंगे जो ये अक्षांश है, आखिर ये अक्षांश है क्या और विषुवत वृत्त क्या है। विषुवत वृत्त मुख्य रूप से यदि हम पृथ्वी को आधा काट दें इस तरह से, यानी कि आधा आधा भाग बांट दें इसे, उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर, ऐसे जैसा कि आपको पता है उत्तर की ओर ये भाग है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो अगर ये जो
बीच से जो रेखा, एक काल्पनिक रेखा जो गुजरती है, उसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। इसे आप इस यहाँ पे समझ सकते हैं। ये जो लाल रंग की जो रेखा दिखाई दे रही है, यही आपकी जो है वह विषुवत वृत्त है। यही जो रेखा है वह, इसे ही हम विषुवत वृत्त कहते हैं। ये जो विषुवत वृत्त है, ये जो इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। यह सामान्य रूप से पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करता है, उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर, यानी कि ध्रुवों के हिसाब से यह दो भागों में डिवाइड कर देता है पृथ्वी को। और यहाँ पे अक्षांश जो होता है, जब आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे विषुवत वृत्त के साथ ही बहुत सारे अक्षांश आप लोग को देखने को मिलते हैं। यह भी पृथ्वी को कई हिस्सों में बांटने का कार्य करता है। यानी कि इसके गोलार्ध से यदि हम बात करें तो इसके ऊपर और इसके नीचे जितने भी हिस्से किए गए हैं पृथ्वी के, उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर, वह सभी के सभी अक्षांश कहे जाते हैं। और जब आप विषुवत वृत्त देखेंगे तो विषुवत वृत्त के ऊपर जितने भी ये हिस्सा आप लोग को दिखाई देगा, इसे आप उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ये जो पूरा हिस्सा है विषुवत वृत्त के ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसे आप उत्तरी गोलार्ध का नाम देते हैं। और ये जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, इसे आप दक्षिणी गोलार्ध का नाम देते हैं। ये पूरा जो हिस्सा है इस विषुवत वृत्त के नीचे का जो पूरा हिस्सा है, इसे आप दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यदि इस पे समझने का प्रयास करें तो इसके ऊपर का जितना भी हिस्सा होगा, विषुवत वृत्त के ऊपर का जितना हिस्सा होगा, वो उत्तरी गोलार्ध कहा जाएगा, और नीचे का जो हिस्सा होगा वह दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अब इस लाइन से ही आपको बहुत सारे लाइन ऐसे देखने को मिलेंगे जो पृथ्वी को कई भागों में बांटते हैं। और ये जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे इसका साइज जो होता है वो छोटा होता जाता है। असल में इस पे तो ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन यह पृथ्वी के चारों तरफ घूम के आता है। यानी कि यह सामान्य तौर पर देखा जाए तो एक प्रकार के सर्कल का निर्माण करता है पृथ्वी के सतह पे। ये सभी जो लाइनें हैं, मैं आपसे बता दूं कि यह वास्तविक रेखा नहीं है। पृथ्वी पे ऐसी कोई भी रेखा नहीं खींची गई है, कुछ भी नहीं है। ये बस अध्ययन की दृष्टि से बस काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं, ताकि पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा समझा जा सके, और पृथ्वी के मौसम के बारे में थोड़ा सा समझा जा सके, या फिर पृथ्वी पे किस प्रकार से समय बदलता रहता है, यानी कि किस समय किसी विशेष स्थान पे कौन सा समय होगा, ये सभी चीज़ें निर्धारित करने के लिए, या फिर एक किसी पृथ्वी पे किसी स्थान को इंगित करने के लिए, किसी विशेष स्थान को बताने के लिए इस प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, ताकि पृथ्वी को अच्छे से समझा जा सके और पृथ्वी को अच्छे से पढ़ा जा सके। तो इसीलिए ये सभी रेखाएं खींची गई हैं। इसमें जब आप देखेंगे तो इस चीज़ को हम मुख्य रूप से डिग्री में मापते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो भी गोले से संबंधित जो भी चीज़ें, जो भी अंश होते हैं, वो सभी के डिग्री में होते हैं। तो आप ये देखेंगे जो विषुवत रेखा, ऐसे आप 0 डिग्री मानते हैं, ये 0 डिग्री पे होता है ये विषुवत रेखा। क्योंकि यहाँ से यदि आप एक लंब खींचेंगे विषुवत रेखा की तरफ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इससे 90 अंश का कोण बनाएगा। 90 अंश का कोण इधर भी बनता है, 90 अंश का कोण इधर भी बनता है। और इसका मान ऐसे ही निकाला जाता है कि जैसे मान लीजिए ये 0 अंश हो गया, तो इसके ऊपर जब थोड़ा सा आप बढ़ेंगे तो अगला जो अक्षांश होगा उसे आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 20 डिग्री, और यहाँ पे चूँकि यह नॉर्थ पोल है और इधर नीचे क्या है, साउथ पोल है, इसलिए आप इसी के साथ नॉर्थ लिखते हैं। और ऊपर जाएंगे तो ये मान लीजिए 40 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो आप इसे 60 मान सकते हैं, 60 डिग्री नॉर्थ। और ये ऊपर जो होता है ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ माना जाता है इसे। यदि आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप इसे 20 डिग्री साउथ मानेंगे, फिर इधर और नीचे आएंगे तो 40 डिग्री साउथ हो जाएगा। यानी कि ये नीचे डिग्री में बढ़ते रहता है। और जब आप नीचे की तरफ आते हैं, जब आप मुख्य रूप से दक्षिणी ध्रुव की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे आपको साउथ इंगित करना होता है, और जब आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे नॉर्थ लिखा रहता है। असल में ये तो 20 और 40 तो ऐसे ही बता दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कि हर एक डिग्री पे हो। जैसे कि 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे आप खींचते खींचते 90 डिग्री तक जा सकते हैं इधर नॉर्थ की तरफ, और 90 डिग्री तक आप आ सकते हैं साउथ की तरफ।
ये मुख्य रूप से इसका जो प्रयोग होता है वह किसी देश के या फिर किसी हिस्से के वास्तविक जो मान लीजिए कोई पहचान है या फिर कोई यदि वहाँ पे किसी को पहुँचना है तो उस स्थान का जो पता लगाने के लिए हम इस तरह की चीज़ों को पता लगाते हैं। मान लीजिए ये जो रेखा गुजर रही है इसके ऊपर एक और रेखा है, अक्षांश यहाँ पे खींचा गया है, और मान लीजिए यदि ये बताया जाए कि ये कोई देश है यहाँ पे और यह 20 डिग्री नॉर्थ में है, इसका मतलब ये हुआ कि आप समझ सकते हैं कि 20 डिग्री नॉर्थ से होकर जाने वाली जितनी रेखाएं हैं वह किस किस देश से होकर गुजरती हैं इसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। लेकिन इससे आप किसी एक विशेष स्थान के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 20 डिग्री नॉर्थ यहाँ पे है तो 20 डिग्री नॉर्थ यहाँ पे भी आपको मिलेगा। 20 डिग्री नॉर्थ इस संपूर्ण रेखा पे, पूरे पृथ्वी पे जहाँ जहाँ घूम के जाएगी वो संपूर्ण रेखा मिलेगी आप लोगों को। इसी के सहयोग के लिए यानी कि वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए देशांतर का भी प्रयोग होता है, जो आप देखेंगे कैसे खड़े खड़े इस पर कैसे रेखा खींची जाती है। कुछ इस प्रकार से रेखाएं होती हैं जिससे जब ये जहाँ जहाँ क्रॉस करती हैं तो वहाँ पे एक विशेष अंक मिलता है, विशेष डिग्री मिलता है, जिसमें कि यहाँ पे 20 डिग्री नॉर्थ के साथ 30 डिग्री ईस्ट या 30 डिग्री वेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। तब हमें वास्तविक स्थिति पृथ्वी पे कहीं पे भी यदि पता करना है किसी स्थान का वास्तविक स्थिति तो उसके बारे में हम आराम से इसके बारे में जान सकते हैं। तो ऐसे ही ये डिग्रीज में बटे रहते हैं, और जब नीचे की आप आएंगे तो ये साउथ में आएगा, और ऊपर की तरफ जाएंगे यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो वह नॉर्थ की तरफ डिग्री में बढ़ता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे उत्तरी ध्रुव मौजूद है, इधर दक्षिणी ध्रुव मौजूद है, और यहाँ पे एक विषुवत वृत्त मौजूद है। इसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं खींची गई हैं, और ये जो महत्वपूर्ण रेखाएं खींची गई हैं वह सामान्य रूप से मौसम को बताने के लिए कि किस स्थान पे पृथ्वी के कैसा मौसम रहेगा उसे दर्शाने के लिए ये सभी रेखाएं खींची गई हैं, सभी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। सामान्य रूप से इन रेखाओं के बारे में बात करें तो एक होता है कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त। सामान्य रूप से यदि इंग्लिश में बात करें तो इस कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, मकर रेखा को सामान्य रूप से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, उत्तरी ध्रुव को यहाँ पे मुख्य रूप से आर्कटिक कहा जाता है, और दक्षिणी ध्रुव को यहाँ पे मुख्य रूप से अंटार्कटिक कहा जाता है, जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। यदि आप इस पे स्थिति देखेंगे तो यहाँ से जब आप जाएंगे तो ये जो 0 डिग्री पे है उसे तो विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा कहते हैं, और जब आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ की तरफ यदि जाएंगे तो यहाँ पे मकर रेखा मौजूद है, और जब आप 66.5 डिग्री साउथ की तरफ जाएंगे, दक्षिण की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव वृत्त आप लोग को मिलेगा। ऊपर की तरफ जब आप बढ़ेंगे 23.5 डिग्री, यानी कि दोनों समान दूरी पे बनाए गए हैं पृथ्वी पे, तो 23.5 डिग्री जब आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो इसे कर्क रेखा कहा जाता है, और 66.5 डिग्री नॉर्थ पे यदि आप जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव वृत्त आप लोग को देखने को मिलेगा। कर्क रेखा के बारे में हम लोग जानते होंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में आप लोग को पता होगा कि यह जो रेखा है वह भारत के किस तरह से बीचों बीच से होकर गुजरती है, यानी कि यह भारत यहीं कहीं आपका मौजूद होगा, यहाँ पे कहीं भारत मौजूद हो सकता है, और ये जो भारत के बीचों बीच से होकर यह कर्क रेखा गुजरती है, लगभग 8 राज्यों से होकर यह गुजरती है। इस प्रकार के प्रश्न में भी पूछे जाते हैं। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो भी रेखाएं मैं बताया हूँ आपको, जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, यह मुख्य रूप से भारत पे नहीं बल्कि पृथ्वी के जो ताप कटिबद्ध है उसके बारे में यह अलग अलग भागों में पृथ्वी को बांट देता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में या फिर दक्षिणी गोलार्ध में ताप किस प्रकार से रहता है, साल भर कैसे वहाँ पे मौसम रहता है, इसके बारे में इन्हीं सभी बिंदुओं से, इन्हीं सभी रेखाओं से पता चलता है। तो यदि हम बात करें, यहाँ पे देखिए 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि पृथ्वी के ताप कटिबद्ध को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक तो उष्ण कटिबद्ध हो गया, दूसरा शीतोष्ण कटिबद्ध होता है, और तीसरा शीत कटिबद्ध होता है। यदि आप यहाँ पे इसे समझने का प्रयास करें तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जो सूर्य की रोशनी होती है, ये जो आप लोगों का विषुवत वृत्त है, इसके आसपास जो सूर्य की रोशनी होती है वह सबसे अधिक पड़ती है। ये सूर्य की रोशनी
इस क्षेत्र में सबसे अधिक पड़ती है। और साल भर में कभी ना कभी ऐसी स्थिति ज़रूर आती है कि विषुवत के दोनों तरफ कर्क रेखा तक या फिर मकर रेखा तक दोनों तरफ यहाँ पे दोपहर के समय जो सूर्य हो वह बिल्कुल आपके सर पे हो, यानी कि आपकी परछाई बिल्कुल छोटी पड़ेगी। और साल भर में यहाँ पे यानी कि इस क्षेत्र में भयंकर गर्मी ज़रूर पड़ती है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि जो सूर्य की जो रोशनी है वो डायरेक्ट इस भाग पे पड़ रही है, बीच वाले भाग पे पड़ रही है, यानी कि विषुवत वृत्त के यदि आप उत्तर तक जाएंगे तो कर्क रेखा तक और नीचे की तरफ जाएंगे तो मकर रेखा तक। तो यह इन सभी क्षेत्रों को हम जो कहते हैं वह उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। उष्ण यानी कि यहाँ पे बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। और गर्मी क्यों पड़ती है? क्योंकि ये सूर्य का जो प्रकाश है वह बिल्कुल इस पर डायरेक्ट पड़ता है, इन क्षेत्रों पर डायरेक्ट पड़ता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। उष्ण कटिबद्ध क्षेत्र इसको कहते हैं। और यह उत्तरी हो जाएगा, यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं उत्तरी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और यहाँ पे साउथ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर और इसके नीचे मौसम बिल्कुल गर्म रहता है। यदि उसके ऊपर आप चलेंगे तो यहाँ पे शीतोष्ण कटिबद्ध पड़ेगा। शीतोष्ण यानी कि न तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और न ही बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। अब चूँकि सूर्य का जो प्रकाश है यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रहा है और ऊपर की ओर थोड़ा सा झुका हुआ ये सूर्य का रोशनी जाता है, यानी कि बहुत कम रोशनी इधर जा पाती है। इसलिए ये सब जो क्षेत्र होता है इसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। शीतोष्ण यानी कि जहाँ पे न तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी है न बहुत ज़्यादा ठंडी है। लेकिन जब और आप ऊपर बढ़ेंगे यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो सूर्य की रोशनी होगी वह बिल्कुल पड़ेगी नहीं या फिर बहुत कम पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे बहुत अधिक ठंड होती है। पूरा जो क्षेत्र होता है, जो ध्रुवीय प्रदेश होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो ध्रुवीय प्रदेश में बहुत अधिक ठंड होता है। इसलिए इसे शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। शीत कटिबद्ध क्षेत्र 66 डिग्री नॉर्थ से ऊपर और 66 डिग्री साउथ से नीचे जितना भी क्षेत्र होता है वह शीत कटिबद्ध क्षेत्र होता है। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो साल भर यहाँ पे बर्फ़ जमा रहता है, यहाँ पे बहुत सारा बर्फ़ जम जाता है और इसीलिए यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। यहाँ पे लोग रहते ही नहीं हैं, या फिर जिससे शोध करना रहता है वो देश के बहुत सारे देश के लोग वैज्ञानिक यहाँ पे जाके शोध करते हैं। लेकिन इन क्षेत्रों पे बहुत अधिक आदमी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे साल भर बर्फ़ जमा रहता है, क्योंकि ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ये है। और कर्क रेखा से ऊपर जाएंगे या फिर मकर रेखा के नीचे जाएंगे तो ये जो आपको क्षेत्र मिलेगा वह शीतोष्ण कटिबंधीय मिलेगा। यदि हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से स्थिति आपको मिलेगी। और आप देखेंगे कि चूँकि कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर 8 राज्यों से होकर गुजर के जा रही है। यही कारण है कि आपने सुना होगा कि दक्षिण भारत में थोड़ा सा गर्मी अधिक पड़ता है और उत्तर भारत में जो मौसम रहता है वो थोड़ा सा ठंड रहता है। ठंड क्या रहता है कि मतलब ठंडी के मौसम में आप देखेंगे तो दक्षिण भारत की तरफ थोड़ा सा गर्मी अधिक रहेगा और उत्तर भारत की तरफ जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे ठंडे का मौसम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे शीतोष्ण कटिबंधीय ये सब क्षेत्र आएगा। इसलिए यहाँ पे जो है मौसम ठंडा रहता है। भारत में ऊपर की तरफ हिमालय की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे बर्फ़ जमा रहता है। उसके बाद भी यदि आप जाएंगे, यदि ठंड के मौसम की बात करें, शीत ऋतु की बात करें, तो आप देखिए जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जब सूर्य थोड़ा सा और नीचे आ जाता है तो आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि चीन में भी देखिए वहाँ पे भी बर्फ़ जमा रहता है। और ऊपर जब आप रसिया की तरफ जाएंगे तो रसिया की तरफ और जो शीत कटिबंधीय क्षेत्र है उसके और नज़दीक पहुँच जाता है, जो रसिया है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे देखिए साइबेरिया का जो क्षेत्र है उस पर कैसे बहुत सारा बर्फ़ जमा रहता है हमेशा ठंडी के मौसम में। वहाँ पे मतलब जीना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो ताप कटिबंधीय क्षेत्र है पूरे विश्व में, इसी प्रकार से इसको विभाजित किए गए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे, यानी कि देशांतर के बारे में बात करेंगे और देशांतर का प्रयोग किस प्रकार से होता है और कैसे उसका प्रयोग किया जाता है, और अक्षांश तथा देशांतर दोनों को मिलाकर कैसे किसी स्थान के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। और देशांतर में मुख्य रूप से आपको समय के बारे में भी ज्ञान होगा कि कैसे हम समय को ज्ञात करते हैं, या फिर पूरे भारत पे कैसे एक ही समय है, या फिर इस समय की शुरुआत कहाँ से होती है। तो इन सभी पहलुओं के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में आपसे बात करने वाले हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।